अस्सलाम वालेकुम शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। और मेरे साथ हैं जनाब नासिर इकबाल, हसनात मलिक और तैयब बलोच साहब। तैयब बलोच बोल TV से, डॉन से नासिर इकबाल साहब और एक्सप्रेस ट्रिब्यून से हसनात मलिक साहब। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, फैसला आ गया। 14 मई को इंतखाबात की तारीख दे दी है। इस फैसले की समाअत के दौरान क्या क्या हुआ और इसके क्या असरात होंगे, न सिर्फ ये कि 14 मई की तारीख दे दी है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने जैसे पनामा केस के अंदर एक निगरान जज मुकर्रर किया था, सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन को कहा गया है कि जो भी मामलात होंगे आपने आके हमारे साथ चैम्बर के अंदर वो करनी है और उसके मुताबिक आप अमल करेंगे। हुकूमत सूबाई हुकूमतों को सिक्योरिटी प्लान देने के लिए कह दिया है, फ़ंड्स की फराहमी के लिए भी कह दिया है और वफाकी हुकूमत को कहा है कि वो फ़ंड्स फराहम करने के हवाले से जो भी पेशरफ्त होगी 11 अप्रैल को वो डालेगी, सुप्रीम कोर्ट को बताएगी। तो बहरहाल ये वो फैसला था जो आ गया है। इस दौरान में हमने ये देखा कि आज की समाअत में कि अचानक से एक 6 रुकनी लार्जर बेंच भी बना और उसमें जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी शामिल थे। तो उसने एक हाफिज़ कुरान के 20 नंबर इजाफी जो मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए असको नोटिस था, 3 मिनट ही उन्होंने कहा कि जी असको नोटिस क्लोज्ड। तो नासिर साहब, आज की ये सारी जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो ये इंतहाई गैर मुतवक्के फ़ैसला था जो आज सुप्रीम कोर्ट ने दिया। देखिए क़य्यूम साहब, एक तो ये ब्रेक नेकिंग, ये जो है ना नेक ब्रेकिंग स्पीड से ये डेवलपमेंट्स हो रही हैं, कंप्रीहेंड करना मुश्किल हो रहा है। कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। हमारी तो भाग दौड़ी लगी हुई है सुबह से। जहाँ तक ये आपके बारे कि ये एक्सपेक्टेड डिसीजन था, मेरे ख्याल में तो ये एक्सपेक्टेड डिसीजन था कि ये सबको मालूम था कि सुप्रीम कोर्ट जो कल की हियरिंग हुई है या उससे पहले की हियरिंग हुई है, सुप्रीम कोर्ट पीछे नहीं जा रही, इलेक्शन से पीछे नहीं जा रही, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ये आइन में लिखा हुआ है कि 90 दिन में इलेक्शन होना है, लेकिन चूंकि प्रेसिडेंट्स मौजूद है तो वो हम इसको कुछ दिन आगे कर देंगे। लेकिन मेरा जो कहना है कि चलो ठीक है, डिसीजन दे दिया, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने सुपरवाइजिंग रोल ले लिया है ना, कि इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दिया है कि आप अगर फेडरल गवर्नमेंट आपको असिस्टेंस फराहम ना करे या पैसे 21 अरब रुपए उन्होंने देना है वो फराहम ना करे। और उसमें मज़े की बात है कि ये जो 21 अरब हैं ये पंजाब और KP इलेक्शंस में है, लेकिन अगर ये पंजाब इलेक्शन में खर्च हो जाएं तो फिर आप दोबारा आ जाएं मज़ीद पैसों के लिए। तो मतलब इस तरह के जो सुपरवाइजरी रोल है ना, ये नहीं होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का काम था, डिसीजन दे देते, कह देते कि 14 अप्रैल को इलेक्शन है, इलेक्शन कमीशन इस पर इंतज़ामात करे और फेडरल गवर्नमेंट को कह देते कि आप हर किस्म के इनको असिस्टेंस प्रोवाइड करें। लेकिन अगर ये ना हो तो फिर सुप्रीम इलेक्शन कमीशन वापस आए। मतलब मेरा ख्याल में कि सुपरवाइजरी रोल अदा नहीं करना चाहिए था। अच्छा, तो ये जो तारीख देने का मामला है, हमें सुनते रहे जज साहिबान की तरफ से, फिर पिछले फैसले के अंदर भी कहा गया था कि डेट अपॉइंट करेगा सदर या गवर्नर। तो ये जो सदर और गवर्नर की तरफ से अपनी 14 मई की तारीख जो सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट कर दी है, तो ये क्या उन दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेस का इख्तियार हासिल कर लिया? और फिर दूसरी तरफ जो है वो इलेक्शन कमीशन जो कि एक इंडिपेंडेंट इदारा है, उसको अपना सुपरवाइजरी रोल देके एक सबसर्विएंट इदारा बना दिया। इज़ दैट सो? देखिए, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये एक मुकम्मल तौर पे आज़ाद बॉडी है। इस पे किसी किस्म का भी ना इसको डायरेक्शन नहीं देनी चाहिए, सिवाय इसके कि आप इंतज़ाम करें इलेक्शन के लिए। लेकिन जो आप ये कह रहे हैं ना कि इलेक्शन आपने खुद डेट अनाउंस कर दी 14 मई को, बात दरअसल ये है कि कल इसकी सुप्रीम कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स थी, और से भी पहले की जो प्रोसीडिंग्स थी, चीफ जस्टिस साहब ने ये बार बार कहा था कि जब जो आपको याद है कल इरफान कादिर साहब ने ये कहा था कि जो प्रेसिडेंट साहब ने अप्रैल 30 की डेट दी है वो गलत है, इसलिए कि प्राइम मिनिस्टर की उस पर एडवाइस नहीं है। तो चीफ साहब ने कहा था ये पॉइंट बहुत अच्छा है। तो उसको उन्होंने ये कहा था कि जब इस तरह का माहौल हो तो फिर देखिए गवर्नर ही देता है इलेक्शन, अगर डिसोल्यूशन हो तो गवर्नर ही डेट देता है, अदरवाइज कोर्ट ऑफ लॉ देती है। ये चीफ जस्टिस बार बार कल उनका एम्फेसिस था कि इख्तियार कोर्ट, क्योंकि ये पहले भी ऐसा हो चुका है, हमने पहले भी। अच्छा नासिर साहब, मुकन्ना भी एक आईनी इदारा है। कल को मुकन्ना या पार्लियामेंट जो है
वो चीफ जस्टिस के इख्तियारात अपने पास ले लेती है, तो क्या ये एक दुरुस्त होगा या ये इदारे के मामलात में मुदाखलत के मुतरादिफ होगा? देखिए, इंडिपेंडेंस ऑफ जो जुडिशरी है वो तो कॉन्स्टिट्यूशन ने इंश्योर की है, लेकिन बात वही है जो मैं पार्लियामेंट जो है ना वो मदर इंस्टीट्यूशन है, पार्लियामेंट को लॉ बनाने का इख्तियार है, वो चाहे तो वो लॉ बना सकती है। बिल्कुल ठीक। हसनात मलिक साहब, हम देख रहे हैं कि गुलाम मोहम्मद डोगर की ट्रांसफ़र से इलेक्शन का खुद नोटिस निकला और फिर इशरत अली की सरजनिश से 6 रुकनी लार्जर बेंच निकला। ये क्या हो रहा है? मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस साहब ने 9 रुकनी बेंच में दूसरे धड़े के जजेस बिठाए, लेकिन वो तजर्बा कामयाब नहीं हो सका और उसमें चीज़ें फिर अकॉर्डिंग टू द प्लान नहीं चली और जो डिज़ायर ऑब्जेक्टिव था वो नहीं हसूल हो रहा था उसका। फिर जजेस ने कहा कि फुल कोर्ट बनाए। फुल कोर्ट में भी उनको मेजॉरिटी थी, लेकिन मामला प्रोलॉन्ग हो सकता था। चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो पंजाब में, और उनके जो हम ख्याल जजेस हैं वो पंजाब में इंटरेस्टेड हैं कि पंजाब में जल्दी इलेक्शन हो। आप यही कहा जाए ना, 3 पंजाबी जजेस ने पंजाब के अंदर आइन नाफिज किया, KPK को उससे बाहर। देखें, ये वो धड़ा है सुप्रीम कोर्ट में। एक तो वो देखें ना, डिवाइड बड़ी क्लियर है, अब ओपन हो गई है। एक साइड पे वो जजेस हैं जो जूनियर थे, जिनको आउट ऑफ टर्न यहाँ आए, उनको जस्टिस काजी फैसल ने उनकी मुखालफत की, वो चीफ जस्टिस और जस्टिस जज के साथ खड़े हैं। और एक दूसरी साइड पे वो सवाए जस्टिस अमीनुद्दीन खान के वो जजेस हैं जो हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस रहे हैं 2-2 साल 3-3 साल, और वो आए हैं। वो एक धड़ा है, मतलब ये एक जो पोजीशन है। दूसरी तरफ ये है कि एक धड़ा वो है जो साकिब निसार साहब के करीब रहा है, और साकिब निसार साहब की जो, मैं अब बाकियात का वर्ड नहीं यूज़ करूँगा, लेकिन साकिब निसार साहब की जो नज़रियात को इंडोर्समेंट मिलती रही, या उनके दौर में जो कुछ भी एंटी नून जो भी ड्राइव होती रही, तो वो ये जजेस वो ज़्यादातर उनमें वो थे जो अभी भी लीड कर रहे हैं, वो उनके साथ थे। दूसरी तरफ वो जजेस हैं जो साकिब निसार साहब का कहें विक्टिम रहे उनके टेनोर में, चाहे जैसे काजी फाइज हैं, जैसे मंसूर अली शाह को लाहौर से उठा के लाना, तो ये डिवीज़न बड़ी क्लियर है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट को जो चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल ने चलाया है वो भी अपने धड़े के साथ चलाया, जिस तरह एक सुप्रीम कोर्ट नहीं, शाही सुप्रीम कोर्ट का तो पता नहीं क्या होता है, वहाँ तो सारे ओबीडियंट होते हैं ना। यहाँ ये है कि जिस तरह देहातों में एक धड़े के साथ जो एक धड़ेबाजी होती है ना, तो धड़े को अपने बंदों को ओबलाइज करके या जो भी करें उनके साथ चलाई जाती है। तो 1 साल का डेटा मौजूद है, आप देख लें उसमें किन केसेस में किन को बिठाया गया, किन को एक्सक्लूड किया गया। सीनियर पुनी जज जैसे काजी फैसल और जैसे सरदार तारिक को एक दफ़ा भी हाई प्रोफाइल पोलिटिकल केस में नहीं बिठाया गया। 2 जज सुप्रीम कोर्ट के नहीं लग रहे, तो वो उन्होंने अपने धड़े के जजेस जो जस्टिस एजाज और जस्टिस मुनीब के साथ ही पूरी सुप्रीम कोर्ट चलाई है, जिसकी वजह से सारे मसाइल बने। ये दूसरा जो धड़ा है, मसाइल क्या बने, क्या मसाइल बने? आप बार-बार मसाइल की बात करें ना, तो क्या मसाइल हैं आपके ख्याल में? क्या मसाइल हैं बताएं ना। देखिए, अब ये जो मैटर आया ना इलेक्शन का, इलेक्शन में ये डिटरमिन है कि ये इलेक्शन कराए जाए पंजाब में। वाज़ेह है कि पीटीआई की बर्तरी हासिल है, पीटीआई को प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। कैसे, आप किस बुनियाद पे कैसे? मैं ये कह सकता हूँ, जो एक आजकल पोल जो एक गलत सर्वे आ रहा है या जो भी वो, अच्छा, उसमें यह है कि जी रेस्क्यू मिले 63, एक ही जजमेंट भी इन्हें 3 जजेस ने दी। पंजाब का मैटर भी बड़ा लंबा करते रहे कि जी फिर पंजाब असम्बली में 1 साल 1 महीना हमजा शहबाज को ओथ नहीं मिला, बड़ा मुश्किल से फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त नोटिस नहीं लिया कि यार एक चीफ मिनिस्टर कैसे चल रहा है वो। अब मिसाल दी जाती है कि वो जो डिप्टी स्पीकर रूलिंग वाली रूलिंग इन्होंने सेट असाइड, आखिरी टाइम तक ये कहते रहे इलेक्शन में जाएँ, इलेक्शन में जाएँ। वो पता नहीं किस तरह आखिर में वो मामला, क्योंकि वो उसमें आइन सवर्जन की बात हो रही थी, मेरा ख्याल है वहाँ भी नरमी बरती गई कासिम सूरी के मामले में। आज खैर लोग कह रहे हैं कि कासिम सूरी की रूलिंग में रिव्यू यही जजेस टेकअप करके और रिवर्स करें और इस हुकूमत को भी चलता करें, सारा टंटा ही खत्म करें। बिल्कुल, ये क्या मतलब है अलग, लेकिन ये खुद चीफ जस्टिस साहब कहते हैं बैलेंस हो। पंजाब के हवाले से मैं ये कह रहा था कि पंजाब में प्लेटफॉर्म, पंजाब इज द पॉलिटिकल बैटलग्राउंड, उसकी लड़ाई है, पानीपत की लड़ाई कहें या जो भी यहाँ होती है, पंजाब तख्ते लाहौर की, तो जजेस भी पंजाब से हैं जो हैं और लाहौर से हैं। तो देखें, उन्होंने एक बड़ा टाइमली जो है इसमें फ़ायदा पीटीआई को हुआ है, और पीटीआई जो है अब इलेक्शन एक तो उसमें मोमेंटम बना रहेगा। ठीक हो गया अपना। दूसरा आखिरी बात, जो शेड्यूल दिया है
मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन को जिस तरीके से, इलेक्शन कमीशन एक आइनी इदारा है, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह एक एक चीज़ बताई है, मेरा ख्याल है ये इंटरफेरेंस है इलेक्शन कमीशन की और बहुत गलत फैसला है। इलेक्शन कमीशन को इंडिपेंडेंस दी जाती कि वो करते, ये सुप्रीम कोर्ट मतलब ये किस तरीके से कि जी फ़लाँ चीज़ ये होगी, अगर आपको नहीं होगी फिर हमारे पास शिकायत लगाएं, हम फिर आ जाएंगे। तो ये लेगेसी बनेगी, लेगेसी तो बन गई है, तबाह सुप्रीम कोर्ट की जो हालत बनी है वो लेगेसी है। ये इलेक्शन हो जाए ना हो जाए ये तो नासिर साहब, वैसे अगर देखा जाए तो 3 नवंबर 2007 की तरह के हालात नहीं बन रहे कि जब वो इमरजेंसी इम्पोज की गई थी और कहा गया था कि जो एग्जेक्टिव के इदारे हैं और दूसरे इदारे, उनके ऑफिसर्स को और इदारों को मफलूज कर दिया गया था, तो लिहाजा वो 3 नवंबर 2007 को एक PCO ऑर्डर आया था और उन जजों को हटा दिया गया था, इमरजेंसी लग गई थी। आज मुझे तैयब बलोच से ज़रा थोड़ी सी बात करने दें और नासिर साहब, मैं चाहूँगा कि तैयब बलोच से मेरे इस सवाल के बाद आप सवाल जवाब कीजिएगा। तैयब बलोच, आज 4 अप्रैल है, आइन दरवाज़ा खटखटा रहा था और बकौल चीफ जस्टिस के मौलवी तमीज़ुद्दीन जो है ना वो हमारे सामने खड़ा था। आज मौलवी तमीज़ुद्दीन को इंसाफ दे दिया है। अच्छा, क्या आज 4 अप्रैल 1979 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई थी, ठीक है ना, और तारा मसीह ने उनको फांसी घाट पर चढ़ाया था, उस वक्त भी एक, और इसको अदालती कत्ल कहा गया था। तो आज भी 4 अप्रैल है। आज आप समझते हैं कि आइन का अदालती कत्ल हुआ है और तारीख़ जो है इस आइनी के अदालती कत्ल को करने वालों को किस किस्म के तारा मसीह से तशबीह देगी? सर देखें, मकाफ़ात अमल जो है ना वो बहुत करीब होता है और ये मकाफ़ात अमल हमेशा होके रहता है। हमने देखा कि जिस तरीके से जिन्होंने आइन को वो आइन के खालिक को शहीद किया था, जुडिशल मर्डर हुआ, उनके साथ जो तारीख़ ने किया वो आपके सामने है। मौलवी मुश्ताक या जो कुछ जजेस के साथ हुआ था और वो निशान इबरत बने। और ये आज जो हम देख रहे हैं कि आज 4 अप्रैल, कहाँ 4 अप्रैल 1979 और आज कहाँ 4 अप्रैल 2023, वहाँ पे आइन का खालिक कत्ल हुआ, आज आइन मसलूब हो गया, आइन कत्ल हो गया। सिंपल सी बात है। देखें, जब आप फैसला देने जा रहे हो और आपने ये जो बंदियाल साहब ने कहा जी वो आइन दस्तक दे रहा था, कहाँ आइन दस्तक दे रहा था? आइन तो हर टाइम जहाँ भी आइन पे मुश्किल होती है तो आपने खुद आइन को ही कत्ल किया है, आइन को ही मसलूब किया है। आइन अगर दस्तक दे रहा था तो क्या पंजाब में आइन दस्तक नहीं दे रहा? पंजाब के अंदर भी तो आइन दस्तक दे रहा है, वहाँ पे भी तो इलेक्शन का मामला है, तो वहाँ पे आपने आंखें मेच ली, वहाँ पे आप देख नहीं रहे। आइन माइन कोई नहीं है। बात यह है कि आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि चीज़ें भी, वो कहते हैं ना ज़बान खल्क को नकारा है खुदा समझो, तो वो ज़बान खल्क अब ये कहती है कि जस्टिस मुनीब, जस्टिस इजाज़ुल हसन दोनों मैनेज्ड जजेस हैं और चीफ जस्टिस जो अगर मैनेज नहीं होता तो वो आतर जज वो मुनीब को कह देता है कि आप जजमेंट लिख लो, या इस इजाज़ुल हसन जजमेंट लिख देता है और उमर अता बंदियाल आके वो जजमेंट रीड कर देता है, अनाउंस कर देता है, तो वो जजमेंट से पता चल जाता है। ये आप कह रहे हैं कि जो मोहम्मद खान भट्टी ने एक इल्ज़ामात कस्टडी के अंदर लगाए, आप उनका हवाला दे रहे हैं ना, आप अपनी तरफ से तो कुछ नहीं कह रहे। सर मैंने कहा ज़बान खल्क को नकारा है खुदा समझो, तो मोहम्मद खान भट्टी से मैं जिगर जहाँ से आवाज़ें तो अब यही आ रही है और हम देख भी रहे हैं। ये कहते हैं आइन ने दस्तक दी, हमें नजर आता है PTI ने दस्तक दी है। बात ये है कि PTI आके दरख्वास्त डालती है, उसके स्पीकर आते हैं, वहाँ पे आप, अच्छा अब आइन ने दस्तक दी है तो वो CPO डोगर वाले केस में तो आइन नहीं था, वो तो एक सर्विस मैटर था ना, तो आपने 184(3) में वो तो आइन की दस्तक नहीं थी, वो तो सहूलतकारी थी, वो सुना था, वो ट्रक वाला जज भी साथ बैठा हुआ था, मज़ार नकवी, ठीक है ना, जिसके ट्रक वाली बात हुई तो आपके सामने, तो ऐसे जज बैठे होंगे तो जो, अच्छा सिद्दीकी साहब आपको पता है ट्रक किसे कहते हैं? नहीं, मुझे नहीं पता। वो जिसके अंदर भारी सामान लोड कर, नहीं सर, ये तो आम सी बात है ट्रांसपोर्टेशन वाली। अगर आप वो जो है फिल्में देखें बॉलीवुड की, ये पेटी खोखा, इसका अपडेटेड वर्जन है ट्रक। हम भाई 21वीं सदी में रह रहे हैं 2023 में। आप कराची के किसी मैन, वैसे आप ऐसे खामखा में आप एलिजिबली भी को लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं मैं देखें, फवाद चौधरी और फैसल चौधरी की जो टेलीफोनिक गुफ्तगू लीक हुई उसके अंदर ट्रक का जिक्र था। सर ट्रक का जिक्र था, इस तरह से भी तो सर मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। अवाम अब ये कह रही है, मतलब ये है कि फैसल चौधरी और फवाद चौधरी की ऑडियो लीक के अंदर जो ट्रक का जिक्र था
उसकी कोई डेफिनेशन आप मुझे बता जी जी, वही मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ। आप कराची के किसी मेमन से बात करें तो कहेंगे यार आप अपने कारोबारी मामलात में ट्रक किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं कि यार ट्रक हम एक अरब को कहते हैं। अच्छा, हम इधर ट्रक लगाए रखे कि ट्रक की बत्तियां, तो अब पता चला कि ये ट्रक नहीं है, यहाँ तो पैसे की कहानियां चल रही हैं। हमें ये मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, वो तो उनकी अपनी ऑडियोज आई थी, वो सारा कुछ है, दोनों भाई आपस में बात कर रहे थे। मैं ज़हर नकवी का अगर मैं इल्ज़ाम लगा रहा हूँ तो बंदियाल साहब को कहो उस इल्ज़ाम का तस्दीक कराए। हाँ बिल्कुल, उस हवाले से अब देखें हम, जस्टिस काजी फैसल, जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो हैं, उन्होंने भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के चीफ जस्टिस को और दीगर अरकान को ख़त लिखा है कि एक जज साहब पे इतने इल्ज़ामात लग रहे हैं, या अगर झूठे हैं तो ख़त्म किए जाएं और अगर दुरुस्त हैं तो आइन के मुताबिक आगे कार्रवाई बढ़ाई जाए। लेकिन ऐसा अभी तक तो नहीं हुआ है, होना चाहिए। तो नासिर साहब ये आप बताएंगे कि ये क्या हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर? जैसे मैं देख रहा हूँ कि एकदम से बेंच बनता है, किसी और बेंच का मुकदमा उस बेंच के सामने लगा दिया जाता है, वो बेंच ठक ठक करके वो चला जाता है। तो इसका मतलब बेंच फिक्सिंग जो है ये तो फिर हो रही है ना। लेकिन कयूम साहब, आपको जो ये बेंच इसलिए लगा था ना कि इनका कहना ये है कि काजी फाइज ईसा साहब ने इशू कोई और था और उसमें एक सो मोटो ले लिया कि ये स्पेशल बेंच क्या है। तो फिर आप ये भी तो देखें ना कि जस्टिस एजाजुल एहसन साहब के सामने भी मामला तो उसका था, डोगर साहब का, और आपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुला लिया था, तो क्या ये सो मोटो के ज़िम्मे में नहीं आएगा? तो देखें, ट्रीटमेंट एक जैसी होनी चाहिए ना। ये नासिर साहब, ये क्या है कि हमारी फाजिल अदलिया को CCPO डोगर बहुत अजीज़ है और हमारी फाजिल अदलिया को एक रजिस्ट्रार जो दूसरे उसका है जो वो है, ठीक है ना नासिर साहब, जो जुडिशल अपना सेक्रेटरी या रजिस्ट्रार है, वफाकी हुकूमत का मुलाजिम है, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, ये दो सरकारी मुलाजिम बहुत इतने अजीज़ हैं कि उसके लिए कुछ भी कर देंगे। देखें, जो हसनात साहब ने बात की है ना कि हाउस एंड ऑर्डर नहीं है, लोग खाम खा का इस डिवीज़न की वजह से लोग बातें बन रही हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं, जो अच्छी चीज़ नहीं है। देखें, आवाम का इस पर कॉन्फिडेंस होता है, अगर ये रोड होगा तो ये कोई पूरे पाकिस्तान के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। ये अब बहुत लाजिम है कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो इसका कॉन्फिडेंस रिस्टोर करें। और मैंने आपको कहा था ना कि फुल कोर्ट मीटिंग नहीं होनी, कहा था ना मैंने आपको कहा था कि फुल कोर्ट बेंच नहीं बनेगा, कहा था ना। ये तो खैर चीफ साहब ने भी कहा कि फुल कोर्ट की मेरे और चीफ जस्टिस के कितने ख्याल मिलते तो हैं। तो आप बड़े आदमी हैं और ये बात तो है कि देखें, हम आपसे ही सीखते हैं सारा कुछ। आप जो हमें मतलब आप हमारे टीचर हैं, तो बात वही है कि हाउस को ऑर्डर करें प्लीज़। ये हाउस को ऑर्डर नहीं करें जनाब, आइन और कानून के मुताबिक वैसे करें, लेकिन नई रवायात हसनात साहब, देखिए अभी आपने कहा कि ये जो 6 रुकनी बेंच हमने सामने देखा, उसके अंदर वही बात है कि वो जज साहबान की अक्सरियत ज्यादा थी जो पिक एंड चूज के जरिए आए हैं, या सीनियरिटी प्रिंसिपल के जरिए नहीं आए। मैंने बोल रहे दो 1 मिनट से। तो फिर जो है ये जो तासुर जा रहा है कि आज सुप्रीम कोर्ट हमें 2 वाज़े हिस्सों में नज़र आ रही है, क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है? देखें, ये मकबूल बाकिर जो फार्मर जज हैं वो यही कहते थे कि कोर्ट पैकिंग हो रही है, और ये धड़े जो हैं इसमें अभी तक सुप्रीम कोर्ट के 2 जज नहीं लग रहे, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब जिनको लाना चाह रहे हैं जूनियर जज, वो मेजॉरिटी में नहीं है। अब ये भी देखें ना, ये सीक्रेट ट्रस्ट होता है इख्तियार जो चीफ जस्टिस का होता है, मुकद्दस इख्तियार। अब इसमें ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, या जो भी मैं इसको कहूँगा कि आप 1 साल से जज नहीं लगा रहे हैं। वजह यह है कि आप जिनको चाह रहे हैं, जो आप समझते हैं, वो आपके जो फेलो जजेस हैं वो अप्रूव नहीं करते। जब आपका जुडिशल चीज में क्या जुडिशल मिसकॉन्डक्ट के मुर्तकिब हो रहे हैं जिस तरह से ये चीजें चलाई जा रही हैं, क्या जो जुडिशल कॉन्डक्ट है जज का, क्या ये उसके मुताबिक चीफ जस्टिस के एक्ट्स हैं? मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये कहूँगा धड़ेबाजी वाज़े हो रही है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का वो ओपनली उन्होंने इनइफेक्टिव कर दी है। एक जज का ओपनली उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं करांगा, मेरा सामना कर रहा हूँ, अच्छा मेरा मुकाबला करना होगा। वादे पैगाम था उनका हुकूमत को, एस्टेब्लिशमेंट और मुजाहिल नकबत को हम अपने साथ बिठा के मैसेज दिया। अच्छा, दूसरा उन्होंने क्या किया, जुडिशल कमीशन में जजेस की अपॉइंटमेंट में उन्हें अंदाजा, मतलब वो बेंच की तश्कील भी ऐसे करते हैं जिससे पॉलिटिकल मैसेजेस दिए जाएं। वो मेजॉरिटी लाइक माइंडेड जजेस को बिठाया जाता है। 1 साल से हो रहा है ये चीज। अब नासिर साहब क्या हो रहा है ना बताएं तो कोई मीटिंग्स हो रही हैं नासिर साहब? साइलेंट मैसेजिंग है जो चीफ जस्टिस साहब ने अल्फाज इस्तेमाल किए थे ना कि
दिस इज द वे हाउ सुप्रीम कोर्ट गिव साइलेंट मैसेज। देखिए ना सब पॉलिटिक्स कर रही है ना, सुप्रीम कोर्ट ये कंसिडरेशन नहीं रख रही है कि कौन सी कॉम्पिटेंस का बेंच का कोई मैार नहीं है। वो अपनी बेंच बनाने का मतलब है कि मैं किसी को कोई क्या मैसेज देता हूँ। पोलिटिकल तो 5 रुकनी बेंच बना के 3 हम ख्याल जजों की अक्सरियत रख के 2 मुखालिफ जज साहबान को रख के मैसेज ये दिया जाता है कि मैं क्या फैसला दे रहा हूँ। ये 1 साल क्या बल्कि गुलजार साहब के टाइम पे हुआ। इन गुलजार साहब ने वो खोसा साहब की प्रैक्टिस क्यों नहीं फॉलो की सीनियर जजेस की, हालांकि वो उनको पता था कि मैं भी कहीं मैं मिनॉरिटी में चला जाऊँ। अब मसला ये है कि ये जजेस जो जिस तरीके से होता है कि ये बेंचेस की कंपोजिशन इस स्टाइल से हो रही है, आज वाज़ेह हो गया ना, धड़ा 7 का एक है और 8 का एक है। तो चीफ जस्टिस को एज हासिल है कि वो बेंच जब बनाता है तो वो अपने जो लाइक माइंडेड है उनको बढ़ा देता है और दूसरों को कम कर देता है। उनकी ओपिनियन बड़ी क्लासिक हो लेकिन वो मिनॉरिटी में होते हैं, दूसरी साइड पे रीराइट कर दें 63A में जो कुछ कर दें, कोई नहीं बात। लेकिन बात यह है कि ये जुडिशियल डिक्टेटरशिप मेरा ख्याल है आखिरी दिनों में है, अब इसको ख़त्म होना है। ये मैं अगले चीफ जस्टिस भी अगर इस तरह करेगा तो वो भी गलत करेगा और बहुत बड़ी ये। अच्छा नासिर साहब, ये अपना अजीब सी बात नहीं है कि जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं वो कह रहे हैं कि जो चीफ जस्टिस का इख्तियार है, अब से नहीं कह रहे, वो पहले से कह रहे हैं, मतलब और कंसिस्टेंट व्यू है उनका कि वो डाइल्यूट हो, 184(3) के रूल्स रेगुलेशंस बने, ये डिक्टेटरशिप ना हो, ठीक है। लेकिन जो जाने वाला चीफ जस्टिस है वो अपना कोई इख्तियार और ताकत छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, ऐसा क्यों? उसकी वजह है मैं वो जब वजह 1 मिनट पहले ना बोल लो यार, ये बताएं। ये चले उनसे ये बात तो तय है कि जो कुछ हो रहा है ये अगले चीज देखिए। ये बात तो है कि एक जो भी इंस्टीट्यूशन होता है उसका एक हेड होता है, उसके पास एक सर्टेन पावर होती है और वो पावर उसको इस्तेमाल करने का इख्तियार है। लेकिन जो 184(3) की जो रेगुलेशंस की बात है ये बड़े अरसे से बहुत अच्छे से चल रही है ना। मैं बगैर फेवर एंड फियर एंड फेवर अपने जाती फायदे को, मुफाद को, जज्बात को अपने ऑफिशियल वर्क पे नहीं लागू करूंगा। मैं पसंद नापसंद को दूर रख के काम करूंगा। नहीं यार कयूम साहब, आप जज्बाती ना हुआ करें, सीधी सी बात है यार। जो आप लेते हैं भाई, आप जाती पसंद नापसंद को भलाए ताक रख के अपने फराइज अंजाम दूंगा। यार यहाँ पे हेड होता है हर इंस्टीट्यूशन में, आपके भी ऑफिस में एक हेड है, उसकी जो अथॉरिटी है वो डाइल्यूट नहीं हो सकती, उसकी एक सर्टेन अथॉरिटी है जो उसने एक्सरसाइज करनी है, उसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं, वो आप उससे नहीं ले सकते। लेकिन मैं वो ये कह रहा हूँ कि 184(3) की जो है उस पर रूल्स बनने चाहिए और ये डिमांड आज से नहीं, ये बहुत पहले से है। और इस पे अच्छा नासिर साहब, इन्होंने तो जवाब नहीं दे रहा साहब, आपका क्या ख्याल है? मैं अपनी सिंपल बात है कि ये अपने इख्तियारात इस वजह से भी सरेंडर नहीं करना चाह रहे, और दूसरा इसमें 2 रीजंस है। एक बात यह है कि आज जैसे कि हमने देखा कि अभी जो 6 रुकनी बेंच था जिसको हेड कर रहे थे जस्टिस एजाजुल हसन, वो एक मैसेज भी था और वो एक अटेम्प्ट भी है कि अगर चीफ जस्टिस उमर अता बंजाल तो रिटायर हो जाना है, इसने तो तायात रहना नहीं है, ये तो रिटायर हो जाएगा सितंबर में, तो एजाजुल हसन और उनके लिए मुश्किलात ना हो ताकि वो हम ख्याल जजेस उसके साथ बैठे रहे। और दूसरा कि ये अगर इख्तियार अपने थोड़ा बहुत भी सरेंडर करे तो फिर ये बेंच फिक्स करके इमरान खान के लिए मैच फिक्स तो नहीं कर सकेगा ना। हाँ जी, आप क्या कह रहे हैं? एक तो मैं बताऊं कि चीफ जस्टिस के पास हमने उस दिन आज बात कर रहे थे कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी मेजॉरिटी में थे 18वीं तरमीम में, जब 2010 में 17 जजेस बैठे थे, 4 जजेस इख्तलाफ कर रहे थे, 4। उन्होंने फिर भी मामला उनको इकट्ठा करने के लिए उन्होंने मामला 19वीं तरमीम में पार्लियामेंट में भेजा। ये सक्सेसफुल चीफ जस्टिस होता है। नासुल मुल्क दूसरे सक्सेसफुल चीफ जस्टिस थे, वो ऐसे थे कि उन्होंने 17वीं तरमीम में जब 17 जजेस मिनॉरिटी में रह गए थे, सिर्फ इकबाल हमीदुर रहमान ने, हालांकि सबसे मैं समझता हूँ जिसकी रिस्पेक्ट है इस वक्त नासुल मुल्क साहब की है, लेकिन वो डरे नहीं कि जी मैं मिनॉरिटी में रह जाऊँगा। और इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी से हमारे 1000 इख्तिलाफ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उन्होंने चलाई इस तरीके से है कि जजेस को उन्होंने साथ लेके चले हैं, ऐसे नहीं किया कि जो है धड़े को साथ लेके चले। तीसरी बात आप कह रहे हैं कि जी कमेटी बन जाए, कमेटी मुझे बताएं जब अब बनेगी, मैं लाइक माइंडेड हूँ और इस वक्त 2 दूसरी साइड पे जो इस वक्त सूरत हाल है, चीफ जस्टिस साहब के साथ 2 जो कमेटी में हैं, जस्टिस काजी फैसल और जस्टिस सरदार तारिक, चीफ जस्टिस मिनॉरिटी में चले जाएंगे। जस्टिस काजी फैसल जब चीफ जस्टिस बनेंगे तो वो मेजॉरिटी में होंगे क्योंकि एजाज साहब अकेले होंगे कमेटी में। एजाज साहब जब चीफ जस्टिस बनेंगे तो वो मिनॉरिटी में होंगे क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याहिया अफरीदी, तो ये धड़े इतने खुल के जस्टिस मंसूर अली शाह याहिया अफरीदी होंगे या जस्टिस मुनीब और याहिया अफरीदी होंगे?
जस्टिस मुनीब मंसूर होंगे, जस्टिस मुनीब होंगे, हाँ मुनीब होंगे, तो जस्टिस एजाज को जो है वो मेजॉरिटी होगी कमेटी की। लेकिन देखें क्या होता है, क्या पता कमेटी आखिरी दिनों में इंडोर्स भी हो जाए, जब अब 3-4 महीने एंजॉय कर लें। और अगर जस्टिस मुनीब और जस्टिस एजाज ना हो तो फिर क्या होगा? फिर कौन चीफ जस्टिस बनेगा? नहीं, वो होंगे। अच्छा, और होना चाहिए, वो नहीं होंगे। चलें ठीक, पता नहीं कल क्या होता है, किसी को नहीं पता होता। सही, हाँ, कोई जिंदा रहता है, कोई नहीं रहता, मतलब सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं, वो वाली बात अब है तो ना। जो है ना कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के दोनों साइड इस तरह क्लैश कर रही हैं कि तबाह दोनों हो जाएंगी। और कुछ लोग कह रहे हैं जी सब कुछ चलता करें, ये भी बातें भी हो रही हैं। जो लोग इस किस्म की जो इमरजेंसी सब जाएंगे, पार्लियामेंट वाले भी जाएंगे, ये भी जाएंगे, तो बाकी भी जाएंगे, और लोग सुख का सांस लेंगे जी। वो तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि उमर अता बंदियाल जो है वो पाकिस्तान को इस नहज पे लेके जा रहा है कि हमें दोबारा खदशा पैदा होगा कहीं इमरजेंसी या कहीं कोई दूसरा इकदाम ना हो जाए जो गैर ऐनी हो। और फिर वैसे आज का फैसला, वैसे बिलावल भुट्टो साहब ने गैर ऐनी का नहीं, उन्होंने मार्शल लॉ या इमरजेंसी की तरफ, तो कहीं आपकी इस मरतबा अगर मार्शल लॉ लगा, पीपल्स पार्टी कहीं तालियां बजाने वालों में तो नहीं शामिल होगी? नहीं, पीपल्स पार्टी कभी भी आइन से इनहराफ नहीं होने देगी और वो हमेशा आइन के खालिक और आइन का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाती है। लेकिन इसके साथ साथ एक अहम बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ उसमें वो ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था कि हमने देखना, आज का दिन का कहा था, हम देखेंगे कि ये सुप्रीम कोर्ट या ये जो जजेस जो हैं ये साबित करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आइन का मुहाफ़िज़ इदारा है या ये टाइगर फोर्स है। ये बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा। नहीं, वो तो अब चीज़ें चलें, मेरा ख्याल में अब इस मामले को लपेटें भी ना। शायद दस्तूर से अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए।